सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CH Tech Tube जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नंबर्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था स्ट्रिंग्स के बारे में, उसके सारे टाइप्स, उसके सारे बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स जिसके मदद से स्ट्रिंग्स के ऊपर हम लोग सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर वो चाहे कैर एट हो, बहुत सारे जो भी हम लोग उसके अंदर लेंथ फाइंड करने के लिए और भी जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस है उसको हम लोग ने कवर किया था, जो इम्पॉर्टेंट क्रूशियल है। अगर आपने वो उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उनमें स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़फुल होंगे। इसलिए डेटा टाइप्स के साथ में उनके जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसको समझना और सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे जावास्क्रिप्ट के नंबर्स डेटा टाइप के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो चलिए उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहला है नंबर डिक्लेरेशन। नंबर्स दो तरीके से डिक्लेयर होते हैं, दोनों डिक्लेरेशन मेथड्स को हम जानेंगे प्रैक्टिकल वे से। उसके बाद में आता है नंबर्स के अंदर कुछ जो बिल्ट इन फंक्शंस है जो जावास्क्रिप्ट में प्रीडिफाइंडली डिक्लेयर्ड है, उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स पे हम हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को जब डिक्लेयर किया और उसके बाद में उस पर बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ किया, जैसे कि लेंथ, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस को हमने यूज़ किया स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वैसे ही नंबर्स डिक्लेयर करने के बाद उन पे बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करके उनके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है, जो हम लोग यूज़ करते हैं कभी भी हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग के टाइम पे, वो है मैथ्स ऑपरेशन। अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है जो काम आसान बनाती है, और उन्हीं में से एक लाइब्रेरी है मैथ्स की। ये मैथ्स की लाइब्रेरी प्री डिफाइंडली डिक्लेयर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसकी मदद से हम बेसिक ऑपरेशंस हम कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि मैक्सिमम, मिनिमम, सील, फ्लोर। ये कुछ मैथमेटिकल के टर्म्स है जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, पर उन्हीं को कैसे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे कोडिंग के अंदर, वो काम आसान बनाता है ये मैथ्स लाइब्रेरी। इसलिए इनके सारे ऑपरेशंस और इनके सारे फंक्शंस को भी हम कवर करेंगे, जो बहुत ही क्रूशियल है, किसी भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बेस की तरह काम करते हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे लगे तो रिपीट मोड पे देखिए और इसे वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें ये सब बेस काम करेंगी जब आप किसी प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो अब हम आ गए हमारे कोडिंग स्क्रीन में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाया है js-number.js का। इसके अंदर डायरेक्टली मैं सारा कोडिंग का करूँगा और यहाँ पे मैंने कुछ अपने रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, तो आपको समझ में आते जाएगा। और उसी के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा टर्मिनल है। ये नॉर्मल जो बेसिक सेटअप मैंने आपको जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे किया था वही है, बाकी और कोई भी नया चीज़ नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इस सारे कोडिंग का रिसोर्स फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब लिंक में मिल जाएगा। सो अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे को डायरेक्टली गिटहब भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कोर्स वाइज सारे गिटहब के रिपोजिटरीज बना के रखे, तो वहीं पर आपको जीएस के नंबर्स के और दूसरे सारे रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। सो श्योरली चेकआउट करिए अगर आपको कोई भी कोडिंग में एरर आ रहा हो तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोडिंग प्रोसेस। तो जावास्क्रिप्ट में नंबर्स दो तरीके से डिक्लेयर होते हैं, एक होता है सिंपल जहाँ पे वैल्यू बेस्ड डिक्लेरेशन होगा, और एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड डिक्लेरेशन। सो एक एग्जांपल समझते हैं, लेट, ये जो हम लोग का वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं लेट। उसके बाद में मैं समझ लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर उसको नंबर का डेटा टाइप अलॉट करना है तो मुझे डायरेक्टली उसके अंदर कोई भी तरह का नंबर डिक्लेयर कर दूंगा, तो वो वहाँ पर एज अ डिक्लेयर हो जाएगा नंबर के फॉर्मेट में, एज अ नंबर डेटा टाइप में वो स्टोर हो जाएगा। और अगर आपको इसका चेक भी करना है तो सीधा आपको बस क्या करना है, टाइप ऑफ नंबर, ये है नॉर्मल वाला भी, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर रहे हैं और हमारा डेटा टाइप नंबर डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो उसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ आया है नंबर, पर ये था सिंपल वाला विथ, और ये मोस्टली रिकमेंडेड यही होता है और मोस्टली यही यूज़ करते हैं। पर एक और मेथड है जो ऑब्जेक्ट टाइप डिक्लेरेशन भी है, जो एज एन नॉलेज पर्पस में आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसा है, वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम लोग हमारा कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नंबर 2। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वे, और ऑब्जेक्ट का अभी आपको नहीं समझेगा पर एज अ वे में समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट किस तरह से डिक्लेयर होता है। तो उसके लिए हम लोग एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में कैपिटल में नंबर, जो हम लोग ने स्ट्रिंग में जैसा स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था वैसे यहाँ पर नंबर भी एक ऑब्जेक्ट वे में डिक्लेयर किया जाता है, और उसके ब्रैकेट में हम डालते हैं उसका कोई भी वैल्यू जो हमें उसे असाइन करना है। तो जैसे यहाँ पर ऊपर हम लोग ने 4500 एज अ वैल्यू सबमिट किया था,
इस नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पे समझ लीजिए वैल्यू डालना चाहते हैं 450, ठीक है, 450 डालना चाहते हैं और ये हम लोग ने डाल दिया। अब इसको भी हम लोग कंसोल लॉग से इसका भी, ये भी एक तरह से प्रीडिफाइनली हम उसे पहले ही बता रहे हैं कि जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो नंबर है। इस केस में ऐसा हो रहा है, इस केस में हम लोग ने डायरेक्टली वैल्यू असाइन की है और बाद में जावास्क्रिप्ट अपने आप से अंदर से ही पता लगा लेता है कि कौन से टाइप का डेटा नंबर में स्टोर हुआ है, ठीक है। पर नंबर 2 में क्या हो रहा है, नंबर 2 में हम एक्सप्लिसिटली उसे बता रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है ना वो नंबर फॉर्मेट में है। इसीलिए तो ये 2 तरीके के मेथड्स है। तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं, बस टाइप ऑफ आपको यहाँ पर डालना है और नंबर 2, क्योंकि ये हम लोग का दूसरा टाइप का नंबर है। और अब इसमें भी इसका रन करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो हम लोग ने डिक्लेयर किया ना एज एन ऑब्जेक्ट वे में उसे डिक्लेयर किया, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखेगा कि हम लोग ने जब इसको रन किया तो यहाँ पर एज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आया। क्यों आया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ने इसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डिक्लेयर किया है। इसके अंदर एक्सप्लिसिटली हम लोग ने उसको डिफाइन किया है नंबर में वैल्यू स्टोर करने के पहले कि जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है। और अभी जब इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वैल्यू भी कुछ अलग तरीके से ही आएगा। अभी इसका एग्जाम्पल, मैं सिर्फ नंबर 2 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो नंबर 2 में प्रिंट होगा नंबर, पर उसके साथ में उसका डेटा टाइप भी डिफाइंड होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा नंबर 450, ठीक है। तो 2 तरीके का हम लोग ने डिस्कस किया। सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू बेस्ड डिक्लेरेशन, जहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू नंबर वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट टाइप डिक्लेरेशन जहाँ पर एक्सप्लिसिटली हम उसे बता रहे हैं कि जो वैल्यू जाने वाला है वो नंबर फॉर्मेट में जाने वाला है। सेम वैसे ही हम लोग ने स्ट्रिंग में भी किया था। स्ट्रिंग में हम लोग ने स्ट्रिंग मेंशन किया था और उसमें वैल्यू स्टोर किया था, ठीक है। अब हम जानेंगे नंबर के कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स के बारे में, जो नंबर्स जिसकी मदद से हम नंबर्स पे ऑपरेशन कर पाएंगे। अब ये जो प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल है और इनको मैं आपको एक रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो से कंपेयर करके बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल के लिए, अभी आप अपने वेबसाइट की ई-कॉमर्स वेबसाइट में शो करना चाहते हैं वैल्यू के साथ में डेसिमल वैल्यू, और वो भी 2 डिजिट का डेसिमल वैल्यू, तो आप कैसे करेंगे? एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट प्राइस इक्वल्स टू, कोई भी एक टी शर्ट है जिसका आप प्राइस 199 शो किए, ठीक है। उसके बाद में आप उसको डेसिमल वैल्यू के साथ में शोकेस करना चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आता है एक बिल्ट इन मेथड का यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो से बात करा रहा हूँ, तो जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। तो अभी जब हमें इसके अंदर डेसिमल वैल्यू पे शोकेस करनी है हमारे वैल्यू के साथ में, तब हम उसके एक बिल्ट इन मेथड का यूज़ करते हैं और वो होता है टू फिक्स्ड। तो प्राइस डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हम शोकेस करना चाहते हैं कितना डेसिमल वैल्यू, उसे हमें एज अ पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं 3, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे 3, पर हम अभी अपने हमारे वेबसाइट में शोकेस करना चाहते हैं 2 डेसिमल का, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा 2, और जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में नज़र आएगा 199.00। ये होता है जो बहुत ही यूज़फुल होता है एक यूज़फुल केस सिनेरियो के साथ में। मैंने आपको इस मेथड का यूज़ केस बताया। तो डॉट टू फिक्स क्या करता है, डॉट टू फिक्स आपके डेसिमल वैल्यू को इंटीग्रेट करता है आपके नंबर वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर सिर्फ ये नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यू था, मतलब इंटीजर वैल्यू था, और उसको हमें डेसिमल व्यू में कन्वर्ट करना है, तो उसने डॉट टू फिक्स लगा दीजिए और यहाँ पर अपना पैरामीटर दे दीजिए आपको जितना नंबर का डेसिमल ऐड करना है। अगर आपको 4 करना है तो 4 दीजिए, तो आपको वहाँ पर यूज़ केस दिखेगा कि वो 4 डिजिट उसने ऐड किया है। पर ये तो डायरेक्टली सिर्फ नॉर्मल वैल्यू है। अगर मैं अभी यहाँ पर डालता हूँ कोई भी रैंडम डेसिमल वैल्यू के साथ में, जैसे 199.45785, अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर मैं इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ 2 के लिए एग्जाम्पल के साथ बताने के लिए। अब यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 2 ही डेसिमल वैल्यू दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, ओके मैंने सेव नहीं किया, लेट्स टेस्ट। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पे उसने रेस्ट्रिक्ट किया 199.46, मतलब उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 2 डेसिमल वैल्यू तक के, डिजिट तक के ही। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है, हमें कभी भी अगर किसी भी नंबर का हमें लेंथ निकालना हो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं दूसरा प्राइस टैग लेता हूँ, प्राइस 2 इक्वल्स टू, ये कोई रैंडम डिजिट है, ठीक है। अब ये वाला नंबर का जो वैल्यू है इसका मैं लेंथ निकालना चाहता हूँ इसके अंदर, तो इसका लेंथ कैसे निकालूंगा? तो नंबर के अंदर लेंथ निकालने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, लॉग प्राइस 2 डॉट टू स्ट्रिंग,
टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब क्या करेगा, ये जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में। उसके बाद में लेंथ जो हम लोग ने सीखा था हमारे स्ट्रिंग के वीडियो में, तो हम लोग ने यहाँ पर लेंथ डाल दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली अब उसका हमें लेंथ मिलेगा, तो उसका लेंथ क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट। तो अब इसको रन कर दे, तो यहाँ पर देखेंगे आपको इसका लेंथ मिला 8। अगर चेक करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट हमें मिल गया, मतलब उसने 8 बराबर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग उसका लेंथ निकालते हैं। तो ये तो था कि जब हमें किसी भी लेंथ निकालना हो किसी भी वैल्यू का, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए एक आपको मैं अभी बताना चाहता हूँ, ये इसे एक फंक्शनिंग का कहते हैं चेनिंग फंक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से चेन करते हैं। अब यार इसलिए इन डेप्थ में नहीं जा सकते क्योंकि वो आपको फंक्शन के अंदर मैं उसको पूरा क्लियर करूँगा, पर अब यार इसलिए जब समझ लीजिए इन सिंपल मेथड में जब भी हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से डॉट से कनेक्ट करते हैं, मतलब उसे हम एक दूसरे से अटैच करते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं चेनिंग। तो इसलिए चेनिंग करते हैं, तो इसलिए हम लोग इन्हें एक टाइप का फंक्शन कहते हैं चेनिंग फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वो ही किया है, मैंने प्राइस को पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसके बाद में उसका लेंथ निकाला, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेथड पे। अब अगर मुझे किसी भी प्राइस को रीडेबिलिटी फॉर्मेट में जानना हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ प्राइस 3, और मुझे यहाँ पर है ना इतना सारा डिजिट वैल्यू है जो मिल गया है, पर अब मुझे इसके अंदर पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इधर कोई कॉमा नहीं है, और कॉमा के वजह से हम लोग को पता ही नहीं पड़ेगा कि कितना करोड़ है, 10 करोड़ है, क्या है, पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर मेथड यूज़ करते हैं, वो है टू लोकल स्ट्रिंग, जो क्या करता है एडिक्वेट डिजिट के बाद में कॉमास ऐड करता है, जिसका रीडेबिलिटी फॉर्मेट बढ़ता है, ठीक है। इससे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जैसे प्राइस 3 डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँगा, सेव करने की के है प्रिंट। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर उसने एक रीडेबिलिटी फॉर्मेट में कॉमास एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद कॉमास ऐड किए। तो अब मुझे यहाँ से पता चलेगा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, मतलब ये जो वैल्यू है ये 10 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ से पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रहा था, पर जब मैंने इसे टू लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आई एज अ रीडेबिलिटी फॉर्मेट में। तो ये है इसका पावर। ये आपको यूज़ कहाँ करने मिलेगा, ये आपको सारे प्रोजेक्ट में ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में आपको इसको यूज़ केस ज़रूर आएगा। तो जब आप चेक करेंगे आपको अपने आप पता चलेगा कि इसका यूज़ केस कैसा है, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और दूसरे मेथड्स भी है जैसे टू प्रिसीजन है, ये है, पर उनका ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस में कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, आप अपने आप से टेस्ट आउट कर सकते हैं। उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, MDN का डॉक्यूमेंटेशन लिंक आपको मिल जाएगा। पर ये जो 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो बहुत ही क्रूशियल है और आपको एज एन पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्स लाइब्रेरी के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के इंट्रो में ही बता दिया था, मैक्स एक लाइब्रेरी है जो प्रीडिफाइनली जावास्क्रिप्ट में पहले से ही डिक्लेयर्ड है, तो जिसकी मदद से हम सारे मैक्स के जो ऑपरेशंस है उनका ऑपरेट करना, उनको कैलकुलेट करना, उसका काम बहुत आसान हो गया है हमारा इस लाइब्रेरी की मदद से, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानना है तो आप ये लिंक को विजिट करिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे मैक्स के सारे फंक्शंस और सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स डिक्लेयर्ड है। यहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ पे हम लोग ने एक सारे बहुत ही यूज़ केस में जितने भी आते हैं उनका सबको वे में डिक्लेयर करके रखा है, जैसे कि लॉग टू ई पाई, ये जो भी आपको पता होगा जब हम पाई आर स्क्वायर सर्कल निकालते हैं तो पाई का वैल्यू हो जाए 3.14 जो होता है। तो वैसे टाइप में इन लोग ने बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स में डिक्लेयर करके रखे हैं जिनको आपको यूज़ केस आएगा। अब इसके अंदर से हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट वाले जो ऐसा लॉजिक क्रिएशन के लिए जो आपको यूज़फुल है और जो प्रोजेक्ट के यूज़ में आते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को, उन्हीं सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स को मैं इसमें कवर करूँगा। बाकी आपको जो चीज़ें हैं जो बच गई है वो आपको खुद से फिगर आउट करते टाइम पे आपको इस वाले रिकमेंडेड लाइब्रेरी को चेकआउट करना है और उनका यूज़ केस निकालना है, ठीक है। पर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट वाले जितने भी है उन सबको मैं कवर करूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे डायरेक्टली कोडिंग स्क्रीन पे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है, मैं आपको इसके साथ में इसका यूज़ केस भी बताते जाऊँगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लिक भी होते जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको एक बताता हूँ एब्सोल्यूट के लिए। तो अगर एब्सोल्यूट आपका मैक्स का आपको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब जो हम लोग पैरेलल लाइंस में हम लोग उसको एब्सोल्यूट को डिक्लेयर करते हैं मैक्स के फॉर्मेट में, और जब इसका वैल्यू होता है -5 का वैल्यू आएगा 5, और सेम वैसे ही अगर हम लोग इसको सिर्फ 5 देंगे तो उसका वैल्यू भी आएगा 5। तो ये होता है एब्सोल्यूट केस। तो अगर इसी को मुझे इसके अंदर करना हो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो कैसे होगा,
तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमें मैथ की लाइब्रेरी को कॉल करना है, तो यहाँ पर हम लोग ने मैथ को कॉल किया, मैथ्स की लाइब्रेरी को कॉल किया, उसके बाद में डॉट, अब हम उसके मेथड्स को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड है वो है एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे वो पैरामीटर। जैसे हम लोग चाहते हैं ये -5, तो -5 का जो वैल्यू है एब्सोल्यूट में, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अब तो दिखिएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, एब्सोल्यूट के अंदर -5 को कन्वर्ट कर दिया है 5 में, जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा। सेम वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 डालेंगे तो वो 5 ही दिखाएगा। जो एब्सोल्यूट का जो मैथ्स का जो फंक्शनिंग के जैसा काम करता है, वैसे ही ये वे में इसके अंदर हम लोग ने कॉल किया, ठीक है। अभी आता है मैथ्स डॉट सील। सील क्या करता है, जब भी आपका कोई डेसिमल वैल्यू है तो डेसिमल वैल्यू का जो अपर बाउंड वाला वैल्यू है ना, उनको फैच करके आपको एज अ रिजल्ट में देता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मेरे पास में 4.58 नाम का एक वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, उसको सील वैल्यू, मतलब इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है 4.5 के 8 के आगे जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो इंटीजर वैल्यू है वो मुझे फैच करके देगा वो। तो सील क्या करता है, जैसा हमारे घर में कैसा होता है सीलिंग और फ्लोर, तो बस वैसे ही काम करता है ये। तो अपर बाउंड लेवल, अपर बाउंड का इससे रिलेटेड में, इससे नज़दीक में जो सबसे ऊपर इंटीजर वैल्यू है उनको फैच करके देगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिखेगा, तो 4.58 के जो सबसे नज़दीक में इंटीजर वैल्यू है वो है 5, तो वहाँ पर उसने 5 को फैच करके दिया। समझ रहे। अभी इसका मैं 4.2 भी डालूँ तो भी सेम में रखना सील में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में यही सबसे ज़्यादा मार खाते हैं लोग। वो सोचते हैं कि वो अभी नीचे की तरफ जाएगा, पर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो अभी भी 5 ही देगा, क्योंकि वो हमेशा सील की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और वहीं इसी का अपोजिट एक और है, और वो है फ्लोर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 8.2 में। तो फ्लोर क्या करता है, फ्लोर भी आपको वैल्यू देगा, पर वो देगा बेस वैल्यू। ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो 8.2 के नज़दीक में सबसे बेस वाला वैल्यू, इंटीजर वाला वैल्यू कौन सा है, तो वो है 8। तो इसका वैल्यू जो आउटपुट में आएगा वो आपको आएगा 8, ठीक है। अब भले ही यहाँ पर 8.9 ही क्यों ना हो, 8.9 ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके नज़दीक में 9 है, पर 9 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वो अपर बाउंड में है। ये हमेशा वैल्यू लोअर बाउंड में जाता है। तो 8.9 का लोअर बाउंड वैल्यू वापस से 8 ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोर नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ में जो सबसे नज़दीक वाले इंटीजर वैल्यू है उनको चेक करता है, और सील ऊपर की तरफ जाता है और उसके अंदर ऊपर की तरफ जो सबसे नज़दीक में इंटीजर वैल्यू है उन्हें कॉल करके रिजल्ट में देता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और आता है, वो होता है मैथ डॉट रैंडम। इसका यूज़ केस बहुत बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा है। इसका एक एग्जांपल यूज़ केस मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही बता देता हूँ। जैसे कि होता है डाइस गेम। डाइस गेम में हम अब जो वैल्यू रहता है डाइस फेंकने का, उसके अंदर से कुछ भी आ सकता है, रैंडमली कुछ भी आ सकता है। तो जब हम लोग कोई भी डाइस का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग जो रैंडम वैल्यू जनरेट करते हैं वो जनरेट करते हैं इस मेथड की मदद से, मैथ डॉट रैंडम की मदद से। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो रैंडमली आएगा। हर बार जब आप रन करेंगे इसकी वैल्यू हर बार नहीं आएगी। जैसे अभी आए हैं 0.74, उसके बाद में अब वापस रन करूँगा तो 0.47, अब एक और बार वापस रन करूँगा तो 0.52। मतलब कोई भी फिक्स नहीं है, रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो वैल्यू जनरेट करता है ये हमेशा 0 से 1 के बीच में जनरेट करता है। मैं इस पॉइंट को आपके लिए वापस से दोहराना चाहता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम है जो हमेशा वैल्यू 0 से 1 में के बीच का ही वैल्यू जनरेट करता है। ये एज एन इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसे पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जब मुझे अगर समझ लीजिए एक एग्जांपल यूज़ केस में मैं चाहता हूँ कि जो मैथ डॉट रैंडम है भले वैल्यू जनरेट करे, पर वो जनरेट करे 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, 0 ना हो, 1 से ज़्यादा हो। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, दैट प्राइस 5 एग्जांपल। मैं आपको एक इसका यूज़ केस भी बताऊंगा साइड बाय साइड, और इसको कैसे यूज़ करते हैं उनका एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैथ डॉट रैंडम 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, पर है ना हमेशा वैल्यू इंटीजर में आए, ठीक है। आई रिपीट, अभी केस सिनेरियो देख समझिए। वैल्यू चाहता हूँ मैं 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, अभी मैं उसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं सेट कर रहा हूँ, पर वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैथ डॉट रैंडम
0.5 भी जनरेट कर सकता है, 0.1 भी जनरेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर एक सॉल्यूशन आता है, हमें उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैक्स डॉट रैंडम का जो भी वैल्यू है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। और उसके बाद में अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में मैं आपको इसका वैल्यू का वो भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको प्राइस 5, अब मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने रैंडमली 0.9 जनरेट किया, पर उसको जब हम लोग ने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो 9.1 में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही वो हर बार जनरेट करेंगे। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ये देखिए, इतना बड़ा डिजिट वैल्यू डेसिमल का हमें आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए। इतना लंबा क्यों चाहिए, मुझे तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है। तब यहाँ पर एक उसी का यूज़ केस आता है जो अभी हम लोग ने रिसेंटली किया था, और वो है मैथ डॉट फ्लोर का। तो यहाँ पर हमें मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करना है। या अभी जस्ट हमने इसका यूज़ केस अभी आपके लिए मैंने इसको रियल वर्ल्ड केस सिनेरियो के साथ में आपको बताने की कोशिश की है। तो जब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हमें चाहिए सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो रैंडमली जनरेट हो, और सिर्फ इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू को हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया किसकी मदद से, फ्लोर की मदद से। और यहाँ पे 10 कर दिया, मतलब जो 0 से वैल्यू के बीच में आ रहा है उनको 10 से मल्टीप्लाई करके उसका डेसिमल को शिफ्ट किया। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही नज़र आएगी। अब यहाँ पे 9 जनरेट हुआ था, अब यहाँ पे 5 जनरेट हुआ, अभी यहाँ पर 3 जनरेट हुआ, अब यहाँ पे 1 जनरेट हुआ, 1 जनरेट हुआ, 3 जनरेट हुआ, 9 जनरेट हुआ। रैंडमली मतलब कुछ भी जनरेट होता ही जाएगा, पर वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये वाला फॉर्मूला था। अब इसका एक और यूज़ केस सिनेरियो है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए आप एक डाइस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और वो डाइस के प्रोजेक्ट में डाइस कैसा होता है, डाइस हम लोग जो भी रोल आउट करते, तो डाइस जो हम लोग लूडो खेलने के लिए यूज़ करते एग्जाम्पल, तो वो हमेशा वैल्यू होता है उसके अंदर 1 से 6 के बीच में। तो मैं यहाँ पर लेट मैक्स इज इक्वल्स टू 6 दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो वैल्यू आ रहा है रैंडमली जनरेट होके आएगा, पर वो 6 से ऊपर नहीं जाएगा। और मिनिमम जो जाएगा, मिनिमम जो रहेगा 1, क्योंकि 1 से नीचे भी तो डाइस में होता नहीं है। अब वो रैंडमली वैल्यू जनरेट करना चाहिए। लूडो के अंदर सेम ऐसा ही, लूडो के गेम एप्लीकेशन में ये वाला यूज़ केस आया है। तो अगर मुझे रैंडमली डाइस से वैल्यू जनरेट करना है, पर वो हमेशा 1 से 6 के बीच में हो, तो कैसे होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो वो फॉर्मूला इस तरीके का है कि पहले तो हम लोग मैथ डॉट रैंडम को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम से वैल्यू जनरेट करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मैक्स माइनस मीन प्लस 1 प्लस मीन। मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अरे प्लस हो जाए, ठीक है। ये वाला वैल्यू अभी भी डेसिमल में ही है। अब उसके बाद ना हम इसे रैप करेंगे मैथ डॉट फ्लोर के बीच में, जो हम लोगों ने ऊपर किया था। तो अब अगर वैल्यू जो भी मिलेगी आपको, वो हमेशा इसके बीच में ही मिलेगी, 1 से 6 के बीच में ही मिलेंगी। ये एक तरीके का फॉर्मूला है जो आपको समझ लेना है, मैक्स माइनस मीन प्लस 1 प्लस मीन। अब जो भी वैल्यू जनरेट होगी ना, वो 1 से 6 के बीच में ही जनरेट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 1 जनरेट हुआ, उसके बाद में 3 जनरेट हुआ, उसके बाद में 1 जनरेट हुआ, उसके बाद में 4 जनरेट हुआ। मतलब जो भी वैल्यू होगी ना, वो ये थ्रेशोल्ड के बीच में होगी। अब इसका लॉजिक ऑपरेशन सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आपको मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा मैथ डॉट रैंडम से, क्योंकि ये वाला वैल्यू अभी मैं फैच नहीं करके देख पा रहा हूँ कि कौन सा आ रहा है, और ना मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको इसका कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। अगर ये आपको समझा तो आपको ये वाला समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए यहाँ पर वैल्यू जनरेट हुआ 0.3, ठीक है। तो 0.3 वैल्यू जनरेट हुआ। अब 0.3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 0.3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 प्लस 1। तो अगर ये मैं करूँ तो सिंपल सा तो ये 6 ही बचेगा, ठीक है, प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0.3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से, तो 6 3 ज़ा 18, तो 1.8 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 1.8 वैल्यू आ गया, उसके अंदर मैंने 1 प्लस कर दिया, तो आ गया वैल्यू, अरे
1.8 का जो वैल्यू है उसके बाद में अब उसके अंदर वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2.8। अब 2.8 के ऊपर मैंने मैथ डॉट फ्लोर लगा दिया। तो मैथ डॉट फ्लोर लगाने की वजह से इसको अगर मैं मैथ डॉट फ्लोर में आपको बता दूँ, तो मैथ डॉट फ्लोर लगाने की वजह से इसमें वैल्यू आया 2। तो ये है इसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और ये हमेशा डिफाइन करेगा ये वाला फॉर्मूला कि ये जो वैल्यू जनरेट होगी वो हमेशा इन मैक्स और मीन के बीच में होगी। तो एक तरह से ये फॉर्मूला भी है जो आपको अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो, या फिर इसको कहीं लिख लो, तो जिससे आपको यूज़ केस आएगा। बहुत से यूज़ केस में इसका आता है, यूज़फुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल आपको डाइस के लिए बताया, और भी दूसरे दूसरे तरीके से इसका यूज़फुल आता है, यूज़ केस आता है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स डॉट रैंडम वन ऑफ द मोस्ट यूज मैथ ऑपरेटर के मेथड में से एक है। उसके बाद में आता है पावर का। जैसे एक एग्जांपल के लिए पावर, ये जो हम लोग ये करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो इसके मदद से निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्टली मैं आपको प्रिंट करा के ही बता देता हूँ। तो लॉग मैथ्स डॉट POW ये पावर के लिए है, और इसके बीच में दो वैल्यू जाती है, दो वैल्यू एज अ पैरामीटर जाती है। सबसे पहली जाती है बेस वैल्यू, तो मैं एग्जांपल के लिए बेस 2 दे रहा हूँ, और उसकी पावर वैल्यू, तो मैं उसकी एक पावर वैल्यू समझ लीजिए दे रहा हूँ 4। तो 2⁴, तो 2⁴ क्या हो सकता है? तो 2⁴ आपको मिलेगा 16। अगर मैं 2�3 डालूँ तो 2�3 मिलेगा आपको 8। तो यहाँ पे देखिए 8। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पावर, ठीक है, पावर, और ये मैंने किया और ये कॉमा, तो ये देखो पावर मिला यहाँ पर। अब ये हो गया पावर के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में आता है स्क्वायर रूट के बारे में। अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो वैसे ही अभी मैक्स की मदद से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो मैक्स की मदद से यहाँ पर जो फंक्शन है max.sqrt, ये फंक्शन है। अब अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, तो वो यहाँ पर निकाल के देगा 5, जैसे मैंने बताया। उसके बाद में 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 4 मिला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के ऑपरेटर्स, मेथड्स जो हमको यूज़ आने वाले हैं डेली लाइफ में और डेली प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग में, तो आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको और भी ज़्यादा पढ़ना है और जो आपके यूज़ केस में आ सकता है, तो उसके लिए ये जो लाइब्रेरी है, जो मैंने आपको MDN की लाइब्रेरी का लिंक भेजा है, इसे चेकआउट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब कहाँ पे कौन सा लॉजिक के लिए क्या यूज़फुल है मैथ्स का, वो कोई नहीं बता सकता। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि सारी चीज़ याद नहीं रखनी होती है, एज अ कोडिंग माइंडसेट में कुछ चीज़ें आपको फिगरिंग आउट करनी होती है कि वो आपको ढूंढना आना चाहिए। असली कोडर वो नहीं है जो सब याद रख रहा है, असली कोडर वो है जिसको वो ढूंढना आता है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो यही बात को याद रखिए, और सब चीज़ रट्टा मारने में मत चाहिए। सबसे पहला कोडिंग माइंडसेट एटीट्यूड यही होना चाहिए आपका। सो आई होप आपको ये वैल्यू मिला हो, इस वीडियो में आपको वैल्यू मिला हो। अगर आपको वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ आपका जो भी वैल्यूएबल लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए, और आपके फीडबैक्स हमें शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।